कल हमने इसके बारे में पार्ट वन में हमने यही बता दिया था कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म क्या है, इसके बैकग्राउंड के बारे में हमने बताया था आप लोगों को। और आज हम मजीद इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के। ठीक है, तो बैकग्राउंड इसका कुछ यूं था कि मैंने कहा कि क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858 में आया था, जिसका मकसद यही था कि इंडिया के लोगों के लिए कुछ रिफॉर्म्स देना, जिसमें कहा गया था 1858 के एक्ट में कि इंडिया के लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, अंग्रेजों के बराबर उन्हें ट्रीट किया जाएगा। लेकिन हकीकत में यह था कि उन्हें इक्वल ट्रीट नहीं किया गया। इसलिए इंडिया के लोगों के रिजेंटमेंट बढ़ रहे थे, वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ थे, हो रहे थे वक्त के साथ। तो इसलिए अंग्रेजों को मजबूरी में ऐसा काम करना पड़ा कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ रिफॉर्म्स लाजिमी थे। तो इसलिए 1909 के रिफॉर्म्स आते हैं। दूसरे नंबर पर हमने कहा था कि लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया। और पार्टीशन ऑफ बंगाल में यह हुआ था कि बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि हिंदू इंटरेस्ट के अगेंस्ट था। तो हिंदुओं ने इसमें प्रोटेस्ट किया। और ये सब बातें मैंने कल डिटेल से बताई थी, तो इसलिए मैं पार्ट वन को और इसी पार्ट टू को आज यूट्यूब पे चढ़ाऊंगा, तो वहां पर आप लोग दोनों को डिटेल से देखिएगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसकी इंट्रो क्विक क्विक आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हमने कल पढ़ा था। और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से यही डिमांड हो रहा था कि रिफॉर्म्स होने चाहिए मजीद नए इंडियन के लिए, क्योंकि इससे पहले 1892 का एक्ट आया था, तो उसमें जो पॉइंट्स थे उससे इंडिया के लोग खुश नहीं थे, वो मजीद नए रिफॉर्म्स चाह रहे थे। फिर गोपाल कृष्णा, ये कांग्रेस का प्रेसिडेंट था इस टाइम, वो भी मोर्ले के साथ मिला था। मोर्ले था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और उनके उनको उन्होंने कहा कि भाई रिफॉर्म्स जरूरी है, उस पर जोर दिया रिफॉर्म्स के ऊपर। फिर उसके बाद शिमला डेलीगेशन होता है, जहाँ पर मुसलमान भी अंग्रेज अंग्रेज वायसराय मिंटो के साथ मिलते हैं। और मिंटो के सामने वो लोग डिमांड करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं। इसी तरीके से लिबरल गवर्नमेंट 1905 में भी हुकूमत उनकी आ जाती है, और वो भी फेवरेबल था इसी पॉइंट का कि इंडिया के लोगों के लिए रिफॉर्म्स होने चाहिए। लेबर गवर्नमेंट या लिबरल गवर्नमेंट वाज इन फेवर ऑफ रिफॉर्म्स फॉर इंडियंस। ठीक है, तो इससे ओके ओके ओके, मैं यूट्यूब में भी भेज दूंगा। ठीक है, और नोट्स मैंने पहले भी शेयर किए थे, चलो दोबारा मैं शेयर करूंगा, मसला नहीं है। ठीक है, यही आपके सामने यही नोट्स भी है ना, इसी को ही मैंने सेंड करना है बाद में। ठीक है, आगे हमने क्या कहा, हमने फिर यही बात की थी कि इसमें क्या हुआ था कि इसके लिए भी आप लोगों ने कल की वीडियोस जो है आज आपने यूट्यूब में देखना होगा। तो मैंने कहा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की तादाद बढ़ाई गई, 16 से 60 हो गई। पहले 16 था, अब 60 बढ़ गए। और ये जो सूबे वहाँ के जो मेंबरशिप था, सूबाई असेंबली की सीटें जो है वो 50 रखे गए। बर्मा, असम वगैरह पंजाब में जो है 30 सीटें रखे गए। ठीक है, और इन सभी असेंबलियों में चार कैटेगरी के लोग थे: रिटायर्ड एक्स ऑफिशियो, नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर, वही सरकारी लोग जिसे वाइसराय ने सेलेक्ट करके असेंबली के मेंबर बनाए हैं, और नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल, वही लोग जो कि सरकारी नहीं है लेकिन वाइसराय ने सेलेक्ट किए है, इलेक्शन के थ्रू नहीं है। और फिर इलेक्टेड मेंबर, ये सब प्रोविंशियल प्लस सेंट्रल असेंबली के मेंबर हुआ करते थे, चार कैटेगरी के लोग। तो यहाँ तक कल हमने डिटेल से बात कही है इस हवाले से। ठीक है, वो वीडियो आप लोग आज देखेगा तो आपको मजीद क्लियर होगा, इस पर ज्यादा टाइम हम मजीद जाया नहीं कर सकते। आज हम उसी तरीके से हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ से आगे, यहाँ तक हमने कल बात की थी। तो मैंने कहा कि इलेक्शन वहां पर हुआ करता था इनडायरेक्ट इलेक्शन। ड्यूरिंग ब्रिटिश राज देयर वाज इनडायरेक्ट इलेक्शन अंटिल वन 1919, 1919 तक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था।
सही है। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या है, अवाम डायरेक्ट अपने मिनिस्टर्स को चुन लेते हैं। ठीक है, वो अपने वजीर एमएनएस एमपीएस को चुन लेते हैं। तो इस तरीके से वो एमएनएस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू टू द पब्लिक। अगर एमएनएस ठीक काम नहीं करेंगे तो अवाम नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे बंदे को वोट देंगे। ठीक है, ये सिस्टम है डायरेक्ट इलेक्शन। जबकि पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन था। क्या होता था कि असम्बली, ये जो यूनिवर्सिटीज है, लोकल गवर्नमेंट है, लैंडलॉर्ड वगैरह, इसी तरीके से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन थे, वो लोग इलेक्शन कंडक्ट कर रहे थे। और उसके इलेक्शन के जरिए यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह और ये लैंडलॉर्ड, यहाँ से ही लोग इलेक्ट होते थे, सूबाई असेंबली में आते थे। फिर सूबाई असेंबली में इलेक्शन होती थी, वो मजीद नेशनल असेंबली के लिए लोग इलेक्ट करते थे। तो इस तरीके से अवाम जो था, अवाम के बीच में ये लोग, सही है, इन्होंने इलेक्ट किया, समझो ये अवाम है। कुछ बंदे यहाँ भेजे, फिर वहां से वहां भेजे, तो मतलब इनडायरेक्ट तरीका था, ये सिस्टम चल रहा था। और वहां पर इलेक्शन जो कंडक्ट कर रहे थे लोकल बॉडीज थे, जैसे कि चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये लोग इलेक्शन कंडक्ट करवाते थे। लैंडलॉर्ड्स के तंजीमें, वडेरा वगैरह, जिनके ज्यादा जमीन है, तो वो इलेक्शन में हिस्सा लेते थे। क्योंकि उस टाइम शर्त यही था कि अमीर बंदा होना चाहिए, अमीर रिच होना चाहिए, कुछ जायदाद उसके पास होना चाहिए मीन्स, और उसका एज एटलीस्ट 21 ईयर वो ओल्ड होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो वो बंदा जो है वोट दे सकता है, इसके अलावा कोई भी वोट नहीं दे सकता। सही है। इसमें गरीब अनएजुकेटेड लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी उस टाइम में। यूनिवर्सिटियों में ये इलेक्शन होती थी, सही है, ताजिर वगैरह इलेक्शन कंडक्ट करवाते थे। तो इस तरीके से आगे इसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए लोग इलेक्ट होते थे, फिर सूबाई असेंबली में आते थे, सूबाई से फिर सेंट्रल असेंबली में लोग आते थे। यहाँ तक का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो यहाँ पर। ठीक है। फिर है इंडियंस वर गिवन मेंबरशिप टू द imperial legislative council for the first time। इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडिया के लोगों को जो है मेंबरशिप दिया गया। मतलब ये है, पहले लॉ मिनिस्टर यहाँ पर बनता है इंडियन। द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ये बन जाता है एसपी सेना। एसपी सेना वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सही है, एसपी सेना। तो पहला ही मेंबर इंडियन यहाँ पे आ जाता है। ये भी मैंने कल डिटेल से बात कही, मैंने कहा वायसराय के पास, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 बंदे थे, जिसमें लॉ मिनिस्टर था, वो होम मिनिस्टर था, और डिफेंस मिनिस्टर था, डिफेंस था, फाइनेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, पब्लिक वर्क के लिए मिनिस्टर हुआ करता था, जिसमें हेल्थ वगैरह तमाम काम आ जाते थे, और रेवेन्यू मिनिस्टर था, सही है, वगैरह। इस तरीके से ये लोग डिफरेंट मिनिस्टर्स होते थे, और इसका हेड हुआ करता था वाइसराय। तो इनके पास ज्यादा पावर्स थे इन लोगों के पास। साथ एक असेंबली भी हुआ करती थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें 60 बंदे आते थे। 60 बंदे, जिनका काम था सिर्फ, जिसमें इलेक्टेड भी थे, इसमें 28 बंदे अनऑफिशियल थे और 33 ऑफिशियल थे। ये भी मैंने कल बात कही आप लोगों को। ठीक है। तो इसमें मेजोरिटी ज्यादातर लोग वही थे जो नॉन ऑफिशियल लोग थे। इन इस असेंबली का सिर्फ इस 60 बंदों का काम है कानून बनाना। कानून बनाना इनका काम था, और कानून पर अमल दरामद करवाना वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब यही जो इसके साथ कैबिनेट है, 6 बंदे हैं, वो ये काम कर रहे थे। ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव था और ये लेजिस्लेचर था। जिस तरीके से दो सिस्टम चल रहे थे, हर मुल्क में होता है इसी तरीके से। एग्जीक्यूटिव होता है हर मुल्क में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और उसका टीम, मतलब रेलवे मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। सही है। और प्लस उसके साथ जितने भी जर्नल वगैरह, पुलिस, ये सब एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं। असेंबली में वैसे पाकिस्तान में अगर देखा जाए 342 लोग हैं असेंबली में, तो उनका काम है कानून बनाना, कानून पर अमल करवाना प्राइम मिनिस्टर का काम है।
प्राइम मिनिस्टर का अपना एक टीम होता है, उसके पास डिफेंस मिनिस्टर भी होता है, उसके पास प्राइम मिनिस्टर के पास रेलवे मिनिस्टर भी होता है, डिफरेंट लोग होते हैं। और इंटीरियर मिनिस्टर भी होता है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर के नीचे एक डिफेंस सेक्रेटरी भी आता है। डिफेंस सेक्रेटरी, सही है, डिफेंस सेक्रेटरी आता है। डिफेंस सेक्रेटरी के नीचे आर्मी चीफ आता है। आर्मी चीफ के नीचे डिफरेंट ये जो कमांडर्स आ जाते हैं, बलूचिस्तान वगैरह हर इलाके के जो कमांडर्स आ जाते हैं। कमांडर्स के नीचे फिर मजीद ब्रिगेडियर वगैरह, इस तरीके से पूरा जो भी हुक्म है वो प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक वो एग्जीक्यूट होता है, इम्प्लीमेंट होता है। कोई भी जब कानून बने, असेंबली कानून बनाता है, कानून पर अमल दरामद प्राइम मिनिस्टर करवाता है। और प्राइम मिनिस्टर के नीचे डिफरेंट वजीर होते हैं। वो इस तरह ब्यूरोक्रेसी, ये जो आपके पास जितने भी लोग हैं सेक्रेटरी वगैरह, ये है ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ये पूरा सिस्टम चलाता है। सेम तरीके से कुछ सिस्टम यहाँ भी चल रहा था पहले, कि ये 60 बंदे जो बढ़ गए, इनका काम था कानून बनाना, कानून पर अमल दरामद करवाना। जैसे प्राइम मिनिस्टर यहाँ करवा रहे, वहां पर वाइसराय, वाइसराय के नीचे ये टीम था, इसके नीचे फिर आर्मी चीफ वगैरह, इस तरीके से पुलिस, सब इसके कंट्रोल में आ रहे थे। इसमें पहली दफा मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट भी दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए ही ये इम्पोर्टेंट है, और इसलिए ये पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यही है कि मुसलमान वोट सिर्फ मुसलमान को दे सकता है, मुसलमान सिर्फ मुसलमान को इलेक्शन में वोट दे सकता है, किसी नॉन बिलीवर या गैर मुस्लिम को वोट नहीं दे सकता है। ये सेपरेट इलेक्टोरेट है। और अगर किसी को नहीं दिया गया तो वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुओं को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया, मुसलमानों को दिया गया था। इसी में हिंदू कैसे क्या कर सकते हैं, हिंदू आजाद है, वो हिंदू को भी वोट दे सकता है, ईसाई को भी दे सकता है, मुस्लिम को भी दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट उनकी डिमांड भी नहीं थी और उन्हें दिया भी नहीं गया। मुसलमानों के लिए स्पेशल ये चीज दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन टू मुस्लिम, के मुसलमान सिर्फ मुसलमान ही को वोट दे सकते हैं, गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। तो इट मींस के अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, समझो इस 60 में मुसलमानों के लिए 5 सीटें थी उस टाइम, सही, आगे फिर बढ़ते। तो अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया तो इट मींस जितने भी मुसलमान होंगे, जितने ही उसके 5 सीटें, उस पे 5 ही मुस्लिम आएंगे लाजिमी, वहां पर मुस्लिम ही आ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो लोग हैं हिंदू, अगर इसी में से अलेक्ट करे मुस्लिम को, शायद वो आ जाए, लेकिन ये 5 पक्के मुसलमान ही आ सकते हैं। अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देते हो तो शायद यही मुसलमान किसी हिंदुओं को वोट दे दे, सही है, किसी हिंदुओं को वोट दे दे, और वो मुस्लिम की जगह 5 में से शायद एक हिंदू भी आ जाए। लेकिन जब सेपरेट इलेक्टोरेट देते हो तो कंफर्म है कि सब के सब मुसलमान के जितने भी सीटें वो मुस्लिम ही फील करेंगे, ठीक है। दे कुड आल्सो आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। पहले ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, किससे, ये 60 बंदे इन्हीं एग्जीक्यूटिव से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, खासतौर पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को हम कहते हैं काउंटर क्वेश्चन, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हो तो वो जो मिनिस्टर्स वगैरह इनके ये थे, तो इनसे ये लोग, ये 60 बंदे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यही है कि अगर कोई आपको कहे कि पाकिस्तान कब बना, आपने जवाब दिया कि 14 अगस्त 1947 को, आगे वो दूसरा क्वेश्चन करता है कि भाई ये कैसे बना, तो ये हुआ काउंटर क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन में हम मजीद दूसरा क्वेश्चन करते हो, उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सही है। फॉर एग्जाम्पल, इस 60 बंदों में से कोई भी बंदा इन 6 में से किसी भी शख्स को कह सकता है जो इसी के रिलेटेड, कि भाई पब्लिक पीडब्ल्यू से किसी मिनिस्टर से इसने उन्हें पूछा कि भाई सड़क क्यों नहीं बन रहा है, ये कहेंगे कि भाई बजट नहीं है। अच्छा, बजट क्यों नहीं है, तो ये हुआ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सही है। तो डबल क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछ सकते कि एक ही काउंटर क्वेश्चन हो। नो डिस्कशन ऑन फॉरेन पॉलिसी और रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट वर परमिटेड, सही है।
तो इसमें ये कहा गया कि फॉरेन पॉलिसी में क्या करना है, किस मुल्क के साथ लड़ाई लड़ना है, किस मुल्क के साथ अमन की बात करना है, किस मुल्क के साथ तिजारत ज्यादा बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, दुश्मनी रखनी है नहीं रखनी है। तो ये जो 60 बंदे थे, इनको ये भी इख्तियार नहीं था, इसी एक्ट में ये इख्तियार नहीं दिया गया था। सही है। दे वर नॉट अलाउड टू डिस्कस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज ओनली लिमिटेड टू वायसराय। वायसराय की मर्जी थी, वायसराय ही फॉरेन पॉलिसी चला रहा था हिंदुस्तान का। तो ये लोग फॉरेन पॉलिसी के हवाले से ना कोई क्वेश्चन कर सकते थे ना कोई डिस्कशन कर सकते थे। ये रिजर्व था सिर्फ वायसराय के लिए। लॉर्ड मिंटो अपॉइंटेड ऑन मच परसुएशन बाय मोरले, ये आपके पास ये बंदा आया था। सत्येंद्र सेना, एसपी सेना, ये लॉ मिनिस्टर, मैंने कहा 6 मिनिस्टर थे, ये लॉ मिनिस्टर, ये बंदा आ गए इसी में। तो बाकी जो 5 बंदे थे वो सारे के सारे ये अंग्रेज थे। पहली दफा एक इंडियन को वजीर बनाया गया और वो भी लॉ मिनिस्टर बनाया गया। और स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्रीज तभी एंड तक ही अंग्रेजों के पास थी। फॉर एग्जांपल डिफेंस स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्री है, इंटीरियर मिनिस्ट्री स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्री है, सही है। और रिवेन्यू टैक्स कलेक्शन वगैरह ये सब अंग्रेजों ने, जो ज्यादा पावरफुल महकमे थे वो अंग्रेजों के पास रहे, जो वीक महकमा था लॉ मिनिस्टर वो दिया गया इंडियन को पहली दफा, एसपी सेना। और जबकि इससे पहले लॉ मिनिस्टर भी अंग्रेज था, ये सब पावर अंग्रेज के पास थे, सारे अंग्रेज थे। और ये ज्यादा पावरफुल थे, ये लोग ज्यादा पावरफुल थे उस असेंबली के 60 बंदों से। 2 इंडियंस वर नॉमिनेटेड टू द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये फिर अलग बात है कि मैंने कहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो इलेक्टेड बंदा हुआ करता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये ऐसा था जैसे वजीर, प्राइम मिनिस्टर ने एक वजीर, जैसे यूके में प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन जीता, उसने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया इंडिया के लिए, रेलवे मिनिस्टर बना दिया, सही है। फॉरेन मिनिस्टर अपने इंग्लैंड के लिए बना दिया। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट समझो ये भी रेलवे मिनिस्टर की तरह इंडिया के लिए एक मिनिस्टर हुआ करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अपना एक टीम था, ही वॉज नॉट अलोन, उसके साथ पूरे लोग थे। तकरीबन 25 मेंबर का टीम हुआ करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ, सही है। पहले ये 25 के 25 सारे अंग्रेज थे। अब इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के टीम में 2 इंडियंस को यहाँ पर भी रखा गया, 2 बंदे इस 25 में इंडियन हो गए, ठीक है, बाकी 23 अंग्रेज रहे। तो अभी तक भी रिजर्वेशन था वो लोगों का, अभी भी वो अंग्रेज से खुश नहीं थे। अलबत्ता जितने भी रिफॉर्म्स दिए गए ये पहले से थोड़ा ज्यादा अच्छाई की तरफ बात जा रही थी। मतलब पहले लॉ मिनिस्टर नहीं था, अब लॉ मिनिस्टर मिल गए। पहले काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल है उसमें 25 के 25 सारे अंग्रेज थे, अब 2 इंडियन भी वहां ऐड हो गए। पहले सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की बिल्कुल इजाजत नहीं थी, लेकिन इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की अब इजाजत दी गई, दे कुड आस्क मींस अभी दे दिए गए। जबकि 1892 में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की इजाजत नहीं था, काउंटर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि काउंटर क्वेश्चन की पहले इजाजत नहीं थी या सप्लीमेंट्री, अब दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट इससे पहले मुसलमानों को कभी नहीं दिया गया, लेकिन ये मुसलमानों के फायदे में था और ये अभी दिया गया। तो इस तरीके से ये रिफॉर्म्स था। लेकिन ओवरऑल तौर पर हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्री अब भी उनके पास है, वायसराय के पास अब भी बहुत ज्यादा सारे पावर्स है, वायसराय होल्ड इमेंस पावर इन इंडिया, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास भी पावर है, उसके टीम जो है सारे अंग्रेज है, यहाँ पर भी कई ज्यादा तादाद में अंग्रेज है। फिर 60 में से मैंने कहा कि 27 जो थे वो इलेक्शन के थ्रू आ गए थे 60 में से, और बाकी लगभग 33 है या 34 बनते हैं, तो 33 बन रहे। 33 ये भी वायसराय उसको नॉमिनेट करता था। दे वर अपॉइंटेड, 33 वर अपॉइंटेड बाय वायसराय एट 27 वर अपॉइंटेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन, सही है। तो कम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन से। देन वायसराय कैन आल्सो डिसॉल्व दिस असेंबली, ये 60 बंदों की असेंबली है, हर 2 साल बाद इलेक्शन होता था, ये 7 बंदे आते थे तो 2 साल बाद। लेकिन बीच में से भी वायसराय अगर चाहे तो इस असेंबली को खत्म कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, और इसकी जगह फ्रेश इलेक्शन भी करवा सकता है। तो हर लिहाज से वायसराय जो था वो ज्यादा पावरफुल था, और कोई भी मतलब उससे ज्यादा हिंदुस्तान में
पावर ज्यादा नहीं रख रहे थे। ये सब उसके पपेट थे, उससे कमजोर थे। किसी टाइम भी इस असेंबली को उड़वा सकता है, किसी में से किसी बंदे को निकाल सकता है, दूसरे बंदे को ला सकता है, फिर सारे के सारे अंग्रेज है। ला मिनिस्टर को भी अगर चाहे तो चेंज करवा सकते हैं। देन अगेन सुबह में फिर क्या था, सुबह में जो गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर भी अपॉइंट होते थे, वाइसराय अपने मर्जी से लोगों को अपॉइंट करता था। अब गवर्नर के नीचे भी इसी तरीके से सिस्टम था, पूरा उनका जो मिनिस्ट्री है पूरे सिस्टम चल रहा था। तो गवर्नर भी वाइसराय के सबॉर्डिनेट था। ठीक है, उनके ऑर्डर का ऑर्डर उसी वायसराय से ही ले रहा था। अगर वायसराय चाहे तो गवर्नर के पास भी पावर था कि वो सूबाई असेंबली को तोड़ दे। तो वायसराय किसी सूबाई असेंबली को भी तोड़ सकता था और नेशनल असेंबली को भी तोड़ सकता था। नया कानून भी अपनी मर्जी से ऑर्डिनेंस ला सकता था। इसके पास वीटो पावर भी है। सही है, वीटो पावर है। वीटो पावर मींस असेंबली, ये 60 बंदों ने कानून एक बनाया, वो कानून वायसराय को पसंद नहीं है, तो वायसराय उस कानून को वीटो कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, उस कानून को पास नहीं करवा, उसी के वीटो की वजह से वो कानून रुक सकता है, वो इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। तो इट मीन्स वायसराय जैसा कानून चाहे वही कानून आएगा, वायसराय के मर्जी के खिलाफ कोई कानून नहीं आ सकता। आगे फिर हम देखते हैं कि यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो मैसेज में आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? अभी इस पे क्रिटिसिज्म हुई है, लगभग मैंने आप लोगों को यही बातें कही वायसराय के हवाले से, यही ही इसकी क्रिटिसिज्म है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें कहा गया द एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। सही है, क्रिटिसिज्म इस पे क्या किया सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर, इसके ऊपर कांग्रेस ने क्रिटिसिज्म किया कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देना चाहिए था। Congress was against separate electorate. Why Congress was against separate electorate? Separate electorate means that the British government, the British Empire, recognized Muslim as a separate nation. सही है, सेपरेट इलेक्टोरेट तभी दिया गया कि मतलब इट मींस कि उसे रिकॉग्नाइज किया बरतानिया ने कि हिंदुस्तान में मुसलमान एक अलग कौम है, अलग कौम है, अलग डिफरेंट नेशन है। मुस्लिम मुख्तलिफ है, बाकी लोगों से अलग है। सेपरेट इलेक्टोरेट इसलिए दिया गया। तो मैंने वही कहा कि समझो ये एक इलाका है और एक हल्का है। ठीक है, हल्का, यहाँ से एक मिनिस्टर ने आगे आना है। 3 मिनिस्टर है, एक है ईसाई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक है हिंदू, एक है मुस्लिम। ठीक है, अब इस हल्के में समझो मुसलमान है 70%। सही है, समझो 20% हो गया हिंदू, 20% हिंदू हो गए, बाकी 10% ईसाई हो गए। अब जब इलेक्शन होगा तो यहाँ के लोग, हालांकि के ईसाई भी यहाँ का बासी है, सेम लैंग्वेज बोलता है, सेम मोहल्ले में रहता है, हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सेम हल्का है, सेम ट्रेडिशन है, शायद सिंधी है, शायद पंजाबी है, बट सबके आवाज दादा एक ही है। लेकिन अगर 70% मुसलमान है यहाँ पर, तो मुसलमान सेपरेट इलेक्टोरेट से पहले अगर चाहे हिंदू कोई नेक बंदा है, ठीक है, ये नेक बंदा है, तो मुसलमान अगर चाहते तो इस हिंदू को वोट दे सकते। लेकिन अब जब सेपरेट इलेक्टोरेट आया तो मुस्लिम के वो वोट जो है वो माने नहीं जाएंगे, वो सिर्फ किसी मुसलमान को ही वोट दे सकता है। वो चाहे 2 मुस्लिम खड़े हो, 3 मुस्लिम खड़े हो, लेकिन मुस्लिम के ही बीच में से मुस्लिम ही को वो इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 70% इट मीन्स यहाँ पर मुसलमान ही आएगा, ये बंदा आगे असेंबली में जाएगा। ठीक है, तो मुसलमान का एक सीट फिल हो गया, यहाँ पर एक मुस्लिम आ गया। लेकिन अगर ये किसी को भी वोट दे सकता, तो फिर मैंने कहा ये हिंदू है, शायद इस हिंदू को ये वोट दे देते
और इस मुसलमान की जगह एक हिंदू बैठ जाता, इस हल्के को रिप्रेजेंट करता। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या हुआ कि मुसलमान ने ही आना है अब, क्योंकि अगर इस हल्का में मुसलमान ज्यादा है तो मुसलमान ने ही यहाँ पर असेंबली में ही आना है। तो इसलिए ये मुसलमानों के फायदे में था कि वो सीट किसी दूसरे बंदे को नहीं जा रहा था, बल्कि एक मुसलमान को जा रहा था। ठीक है, मुसलमान ही इलेक्ट हो रहा था यहाँ पर। और फिर इसके कुछ और भी नुकसान आते हैं कि इस लिहाज से मुसलमान और बाकी लोगों के बीच में क्लेश आ रहे थे। क्लेश इसलिए, जब ये बंदा आया मिनिस्टर बन गया, 70% यहाँ पर मुस्लिम थे, तब जब ये काम करेगा ये ज्यादा कोशिश करेगा डेवलपमेंट यहाँ पर कर दे, और लिटरली क्योंकि वो बाकी लोगों को इग्नोर करता रहेगा, उनके वोट की जरूरत भी इसे नहीं है। ठीक है, तो बाकी लोगों के काम नहीं हो रहा है, बाकी कम्युनिटी के सिर्फ मुसलमान इलाकों में काम हो रहा है। तो इस वजह से एक दूसरे के बीच में वो नफरतें बढ़ रही थी, मैं मुसलमान आप हिंदू, तो इस तरीके से बात थी। और एक डिवीजन, क्लियर कट डिवीजन मुसलमान और बाकी कम्युनिटीज के बीच में आया, स्पेशली मुस्लिम और हिंदू के बीच में एक डिवीजन क्रिएट किया अंग्रेजों ने थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट। और ये जो डिवीजन पैदा हुआ, तो इस इट मींस दोनों के बीच में नफरत, नफरत के बाद दो अलग कौम। सही है कि हम अलग कौम हैं, हमारी मजाज अलग है, आप अलग हो हम अलग है। तो मुस्लिम अलग, हिंदू अलग नेशन है, सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू वो बात मजीद मजबूत हो गई, वो नफरत मजीद बढ़ गई। और ये जो जवाज मुस्लिम लीग का था कि मुस्लिम हिंदू कैन नॉट लिव टुगेदर, तो वो प्रूव हुआ कि यस दे कैन नॉट लिव टुगेदर। और इस चीज को, इस सेपरेट इलेक्टोरेट को इसी वजह से कांग्रेस ने भी रिकॉग्नाइज, उसके खिलाफ रहे, क्योंकि वो यही समझ रहे थे कि इसकी वजह से हिंदू मुसलमानों के बीच में क्लेश होगा। और दूसरी बात कि इस इट मीन्स के मुसलमान एक अलग नेशन है। और कांग्रेस की आइडियोलॉजी यही था कि कांग्रेस समझ रहा था कि ऑल इंडियंस आर वन नेशन, ऑल इंडियंस सेम पीपल, सेम कल्चर, सेम हिस्ट्री। सही है, अगर मुसलमान भी हुए तो अकॉर्डिंग टू द कांग्रेस पार्टी वो सेम ही लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंधी है, सिंधु हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, दोनों की तकरीबन सब चीजें सेम है। इनकी जबान, इनकी कल्चर, इनके आदात, इनके रस्म रिवाज, इनका एक दूसरे के साथ उठना बैठना, गम खुशी, बहुत सारे चीजें कॉमन है। इसलिए कांग्रेस समझ रहा था कि ऑल इंडियंस आर सेम पीपल, they belong to one nation and they cannot be segregate to the philosophy or two nation theory। टू नेशन थ्योरी या टू नेशंस, इसी फिलोसफी की वजह से वो ये ठीक इसको नहीं समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि मुसलमान अलग नेशन नहीं है, बल्कि सब इंडियंस, चाहे क्रिश्चियन हो मुस्लिम हो जो भी हो, दे ऑल बिलोंग्स टू इंडिया एंड दे आर इंडियंस एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो इस वजह से वो इसके खिलाफ था, क्रिटिसिज्म किया। कांग्रेस 1909 के रिफॉर्म से खुश नहीं था, जबकि इसके बनिस्बत मुस्लिम लीग जो था वो खुश था, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स को फायदा था यहाँ पर। मुस्लिम लीग यही चाह रहा था कि डिवीजन उनके फायदे में आ रही थी, नेशनलिज्म होगा, यूनिटी होगी, तो उनके नुकसान, पॉलिटिक्स उसके पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं था। ठीक है, ये दोनों की पर्सपेक्टिव है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है, ये तो वक्त ही बताता है। अलबत्ता कांग्रेस का मकसद यही था कि सब एक ही नेशन है, और मुस्लिम लीग कह रहा था कि नहीं, ये अलग नेशन है, ये दोनों साथ नहीं रह सकते। साथ रहने की अगर हम लोग कोशिश करवाएंगे तो एक दूसरे को काट मार देंगे, ये एक दूसरे से अलग है। कांग्रेस कह रहा था कि ये सब सेम है। और कांग्रेस यही समझ रहा था कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट अंग्रेज ने एक चाल चली, अकॉर्डिंग टू देम यही सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुसलमानों को दिया गया, तो इट मींस कि वो समझ रहे थे, वो चाह रहे थे कि हिंदू और मुसलमान के बीच में डिवीजन मजीद क्रिएट हो। कांग्रेस यही समझ रहा कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, वो लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यहाँ पर यूज करवा कर यहाँ के लोगों को बीच में तकसीम करवा देते हैं। डिवाइड एंड रूल कि मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ते रहेंगे, और अंग्रेज साइड पर बैठकर हंसता रहेगा और वो अपना रूल करता रहेगा, क्योंकि मुस्लिम हिंदू
इस चीज से फारिग नहीं होंगे, उनके हाथ जो है एक दूसरे के गिरबान में होगा। तो इसलिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों की थी, और कांग्रेस भी उनको टारगेट कर रहा था कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, ये अच्छा नियत से नहीं दिया गया, बल्कि कांग्रेस अंग्रेज चाह रहे हैं कि यहाँ के लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, ताकि उनका रूल जो है वो कंटिन्यू रहे। अगर ये दोनों साथ रहते हैं, सेम होता है, तो फिर यहाँ पर तकसीम नहीं होगा, सब यूनिटी के साथ अगर रहेंगे तो उनकी स्ट्रगल भी ज्यादा मजबूत होगा। तो इसलिए कांग्रेस चाह रहा था कि सब मिलकर आजादी की जंग लड़े, ठीक है। जबकि मुस्लिम लीग की यही पर्सपेक्टिव था कि नहीं, हम साथ नहीं रह सकते, आप लोगों के साथ अगर हम रहे साथ यूनिटी के तौर पर, हमने जंग अगर लड़ी, अंग्रेज को निकाला, तो बाद में हमें नुकसान पहुंचेगा। हिंदू मेजोरिटी में होगा तो हिंदू रूल करेगा, वो ज्यादा एजुकेटेड है, उनके पास ज्यादा पावर रहेगा, उनके मिनिस्टर ज्यादा होंगे, तो फिर पूरे इंडिया को कंट्रोल वही लोग हिंदू ही करेंगे। तो इसलिए मुस्लिम लीग नहीं चाह रहे थे ऐसा कोई बात हो कि जिसकी वजह से वो यूनिटी बढ़ जाए, क्योंकि यूनिटी में इनका ही भी पार्टी का भी नुकसान था और मुसलमानों का भी था। तो इस वजह से हम क्लियर कट नहीं बता सकते। जो कांग्रेसी लोग है, या कांग्रेस के जो लोग थे, जिसमें बहुत सारे मुसलमान भी थे कांग्रेस के साथ, तो इन दोनों की अपनी अपनी पर्सपेक्टिव थे। बहुत सारे मुसलमान समझ रहे थे कि पाकिस्तान का बनना जो है ये मुसलमानों के लिए ठीक नहीं होगा, और ऐसे कई मुसलमान जो थे वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान का बनना मुसलमानों के लिए जरूरी था। दोनों के अपने अपने दलाइल है यहाँ पे। लेकिन ये क्रिटिसिज्म इस पे यही कांग्रेस ने किया कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट को ठीक नहीं मान रहा था। वो समझ रहे थे कि इसकी वजह से वो मुस्लिम हिंदूज के बीच में नफरत हो और ज्यादा बढ़ जाएगा। द एक्ट डिड नॉट ग्रांट कॉलोनियल सेल्फ रूल, वही बात है कि इंडियंस लोगों को कोई इख्तियार नहीं दिया गया। मैंने सेम आप लोगों को पहले पेज में बता दिया कि वायसराय के पास ज्यादा पावर था, पूरा सिस्टम वो कंट्रोल कर रहा था। इस पे डिस्कशन हो गई है, दोबारा बात करने से इस पे टाइम जाया होगा, ठीक है। तो इंडियंस के लोगों के पास हकीकत में इख्तियार नहीं था, इख्तियार अंग्रेजों के पास था। द एक्ट डिड नॉट इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्पेशली एट द प्रोविंशियल लेवल। सुबह में, सेंटर में तो फिर भी इंडियंस कुछ थोड़े बहुत थे, लेकिन सुबह में ये कह रहे कि इंडियंस के लोगों की पार्टिसिपेशन जो थी, और सेंट्रल में, दोनों में जो है यहाँ के लोगों के जो है वो तो बढ़ाए गए, लेकिन इख्तियार नहीं दिए गए। एक्ट डिड इंक्रीज, बढ़ा तो दिए गए, बट विद नो पावर्स। उनके पास पावर्स नहीं थे, तादाद तो बढ़ गए, सूबाई असम्बली के भी, वफाकी असम्बली के भी, लेकिन पावर्स उनके पास नहीं थे। कोई कानून नहीं बना सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ वायसराय। वायसराय वाज ऑल पावरफुल मैन इन इंडिया। he can legislate, he can implement the policy of uh, British Empire, ठीक है, without taking India into confidence, ओके। उसके मतलब यही था कि इंडियंस के बगैर भी वो कोई कानून ला सकता है ऑर्डिनेंस के थ्रू। वाइसराय कैन पास ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब अर्जी कोई कानून चंद महीनों के लिए, ठीक है। इमरजेंसी मार्शल लॉ वगैरह ये लगा सकता है। द नॉमिनेटेड मेंबर्स वर मोर देन इलेक्टेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड का मतलब वही है सेलेक्टेड लोग, जिन्होंने जिनको अवाम ने मुंतखब नहीं किया, बल्कि वायसराय ने मुंतखब किया। वो तो मैंने ऑलरेडी कहा कि 60 में से 27 बंदे जो थे वो इलेक्टेड थे, सही है, 27 इलेक्टेड थे, और बाकी 60 में से 33 जो थे वो वायसराय नॉमिनेटेड लोग थे। तो इस वजह से नॉमिनेटेड की तादाद बढ़ गई। इनडायरेक्ट इलेक्शन वही है कि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से इंडिया के लोग खुश नहीं थे। फिर आप एक और क्रिटिसिज्म भी कर सकते हो कि लिमिटेड फ्रेंचाइज था हिंदुस्तान में, इसी एक्ट में भी था। लिमिटेड फ्रेंचाइज एंड तक ही रहा है। लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब यही था कि उम्र 21 साल, प्रॉपर्टी होना चाहिए फिर वोट दे सकते हो, एजुकेशन होना चाहिए फिर वोट दे सकते हो, टैक्स अंग्रेज सरकार को दो फिर वोट दे सकते हो,
कोई बिजनेस हो फिर वोट दे सकते हो, मर्द हो फिर वोट दे सकते हो, खवातीन को भी हक नहीं था वोट का। तो गरीब खवातीन वगैरह लोगों को वोट की इख्तियार नहीं था, इसलिए ये लिमिटेड फ्रेंचाइज था। इस पे भी आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो। वायसराय के पास बहुत ज्यादा पावर थे, ये भी क्रिटिसिज्म का पॉइंट है। सेपरेट इलेक्टोरेट पर फिर कांग्रेस ने फिर किया क्रिटिसिज्म, जबकि मुस्लिम लीग इससे खुश था। तो यहाँ तक ये कहानी होती है 1909 के एक्ट की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, हमने इसमें 2 दिन गुजारे। तो यहाँ तक इंशाल्लाह ये मिंटो मार्ले रिफॉर्म कंप्लीट होता है। इसको अभी मैं यूट्यूब में इसको अपलोड करूंगा, तो इसके बाद आप लोग इस वीडियोस को देखते रहिए। जो चीज़ आप लोगों से मिस हो तो उस वीडियोस में आप देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।